नंबर वन रीजन था बीजेपी की जीत के पीछे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स धर्म को लेकर राजनीति कर रहे थे, खुद को एक धर्म का मसीहा बता रहे थे और दूसरी पार्टी इसको एंटी हिंदू घोषित कर रहे थे। एक बड़े स्केल पर मेजॉरिटी अपीजमेंट करी जा रही थी। अब मेरी राय में इसमें कोई डाउट नहीं कि बीजेपी ने इन इलेक्शंस में भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। इसके कई सबूत मौजूद हैं, जैसे कि आदित्यनाथ की यह स्टेटमेंट कि समाजवादी पार्टी ने बिजली होली और दीपावली पर नहीं दी और सिर्फ मुहर्रम और ईद पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। बगैर सर पैर की स्टेटमेंट, सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट्स का पर्पस होता है हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड क्रिएट करना। और इसके अलावा एक स्टेटमेंट दी थी 80 वर्सेस 20, हालांकि बाद में उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करी गई थी। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चीजें करी गई थी यहां पर, और कुछ लोग इससे इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही देख लीजिए आप, सरकार नहीं दे रही भर्ती नहीं दे, लेकिन जो है वोट देंगे बीजेपी को। क्या वजह है? अरे हम भीख मांग के खा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी जाएगा। 5 जून 1972 उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आनंद मोहन बिष्ट और उनकी पत्नी सावित्री देवी के घर में एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम रखा जाता है अजय। आनंद की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी के कारण आनंद की ट्रांसफर इधर उधर के जिलों में होती रहती थी, जिस वजह से उनकी पत्नी सावित्री देवी अपने बेटे अजय और बाकी बच्चों को लेकर पूरी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में चली जाती है। यहाँ 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय ने कोटद्वार के पीजी कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन करने के बाद ही अजय ने ऋषिकेश के पंडित ललित मोहन शर्मा कॉलेज में एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन ले लिया। एमएससी के फर्स्ट ईयर के दौरान ही अजय का गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। महंत अवैधनाथ अजय के दूर के चाचा लगते थे और इस वक्त वो गोरखपुर से लोकसभा एमपी भी बन चुके थे। कि आपने अभी केरला में जहाँ कांग्रेस सरकार है, अभी वहाँ पर इतवार को छुट्टी होती थी, आपने शुक्रवार को छुट्टी। कॉलेज खत्म होने के बाद 1993 में अजय नौकरी की तलाश में दिल्ली चला आता है। हालांकि अजय की नौकरी नहीं लगती, लेकिन इत्तेफाक से इन्हीं दिनों में महंत अवैधनाथ भी दिल्ली एम्स में अपने इलाज के लिए भर्ती थे। क्योंकि अजय के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वो महंत अवैधनाथ की देखभाल करने के काम में लग जाते हैं। और इसी दौरान महंत अवैधनाथ अजय से गोरखपुर मठ से जुड़ने के लिए कहते हैं। अब ये गोरखपुर मठ आखिर है क्या, इसके बारे में जानना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। गोरखनाथ मठ का नाम गुरु गोरखनाथ से आया है, जो नाथ संप्रदाय के एक बड़े गुरु थे। नाथ संप्रदाय के लोग मानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत आदिनाथ यानी खुद भगवान शिव ने की थी। उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ आए और गुरु गोरखनाथ उनके शिष्य थे। महंत अवैधनाथ ने जब अजय से गोरखपुर मठ से जुड़ने के लिए कहा, तो अजय भी नवंबर 1993 में अपने घर वालों को बिना बताए गोरखपुर पहुंच जाते हैं और 15 जनवरी 1994 के दिन महंत अवैधनाथ ने अजय को नाथ पंथ की दिशा दी और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। और इस तरह 21 साल के अजय बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। साल आता है 1940 और गोरखनाथ मठ का हिंदीकरण शुरू हो जाता है। तो ये जो गोरखनाथ मंदिर की जमीन है, ये लोग कहते हैं कि आसिफुद्दौला की दी हुई है। अब ये कि इस बीच में लोग कहते हैं कि इस मंदिर में एक प्रॉब्लम ये हुई कि इसकी ओनरशिप का मान झगड़ा चला, इसका मुकदमा चला और तकरीबन सन 1929-30 आते आते फैसला हो गया एक साहब के फेवर में जो ठाकुर थे, राजपूत थे, और उन्होंने यहाँ पर जिसको अपना वो बनाया वो दिग्विजय नाथ जी थे, योगी दिग्विजय नाथ। योगी दिग्विजय नाथ साल 1937 में गोरखपुर मठ के मुख्य महंत बन जाते हैं। उदयपुर के रहने वाले दिग्विजय जाति से राजपूत थे और अनाथ थे। 8 साल की उम्र में ही इनकी मां की डेथ हो जाती है। इसके बाद इन्हें नाथ पंथ के योगी फूलनाथ अपने साथ गोरखपुर ले आते हैं और इस तरह दिग्विजय नाथ गोरखपुर में ही बड़े होते हैं। दिग्विजय नाथ शुरू में कांग्रेस में हुआ करते थे। 1920 की मूवमेंट में गांधी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भी शामिल हुए, लेकिन आगे चलकर दिग्विजय का कांग्रेस और गांधी से मन भर जाता है। 1940 के समय दिग्विजय नाथ हिंदू महासभा में शामिल हो जाते हैं, जो कांग्रेस और गांधी के कट्टर दुश्मन थे, जिनमें सावरकर एक बड़े नेता थे।
दिग्विजयनाथ के असर को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश का इस वक्त के हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। हिंदू महासभा से जुड़े गोडसे ने 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी की हत्या कर दी। गांधी हत्या की साजिश में सावरकर का नाम भी आया और साथ ही महंत दिग्विजयनाथ पर भी गांधी हत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे। दिग्विजयनाथ राणा सांगा से कम नहीं थे, गांधी वध दिग्विजयनाथ जी की पिस्तौल से हुआ है। गांधी जी की हत्या के 3 दिन पहले दिग्विजयनाथ ने हिंदुओं को महात्मा गांधी को मारने के लिए उकसाया था। इसके कारण दिग्विजयनाथ को 9 महीने जेल में भी रहना पड़ा। हालांकि बाद में सबूतों के बिना पर दिग्विजयनाथ को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। ये गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजयनाथ ही थे जिन्होंने राम मंदिर के मामले को सबसे पहले बड़े लेवल पर पॉलिटिकल इशू बनाया, जिसके बाद इनका रुतबा हिंदू महासभा में और बढ़ जाता है और इन्हें हिंदू महासभा का महामंत्री बना दिया जाता है। गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजयनाथ राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दौर से जुड़े रहे हैं। 1967 तक दिग्विजयनाथ का दबदबा इतना बढ़ चुका था कि वो संसदीय चुनाव में अकेले ही खड़े हो जाते हैं और कांग्रेस के नेता SL सक्सेना को 42,700 वोट से हरा देते हैं। साल 1969 में दिग्विजयनाथ की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी महंत अवेद्यनाथ गोरखपुर मठ के हेड बन जाते हैं। महंत अवेद्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौरी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये वही जिला है जो योगी आदित्यनाथ का भी जिला था। महंत अवेद्यनाथ भी राजपूत जाति से आते थे और बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था और किस्मत ने उन्हें महंत दिग्विजयनाथ के पास पहुंचाया, जिन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। महंत दिग्विजयनाथ की मौत के बाद 1970 में गोरखपुर में चुनाव होते हैं। इस चुनाव में महंत अवेद्यनाथ अकेले ही खड़े हो जाते हैं और आराम से जीत जाते हैं। अब अपने गुरु की तरह ही महंत अवेद्यनाथ भी राम मंदिर की राजनीति शुरू कर देते हैं। इस देश में यदि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करनी है, भाईचारा स्थापित करना है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको जो है ये आज जितने भी गुलामी के चिन्ह हो वो आज भावना के साथ हिंदुओं को दे देना चाहिए। 21 जुलाई 1900 के दिन अयोध्या के वाल्मीकि भवन में देश भर के साधु संतों की बैठक में श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन किया जाता है, जिसमें महंत अवेद्यनाथ को सर्वसम्मति से इस समिति का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। महंत अवेद्यनाथ ने 1 नवंबर 1985 के दिन हो रहे एक धर्म संसद में सरकार को अल्टीमेटम दिया कि या तो सरकार 8 मार्च 1986 को श्री राम जन्मभूमि के ताले खोले या सरकार देश भर के साधु संतों के एक बड़े आंदोलन को झेलने के लिए तैयार रहे। आज इस देश में आज हिंदू कहना अपराध हो गया है, आज हिंदू राष्ट्र की बात करना अपराध हो गया है। और आखिरकार कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि 1 फरवरी 1986 को राम जन्मभूमि के ताले खोल दिए जाएंगे। 1991 में जब दोबारा चुनाव हुए तो महंत अवेद्यनाथ बीजेपी की टिकट पर गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुन लिए जाते हैं। साल 1998 में देश में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होते हैं, लेकिन महंत अवेद्यनाथ ने अपनी उम्र को देखते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया और अपनी राजनीतिक विरासत योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। इस तरह 1998 के लोकसभा चुनाव में महंत अवेद्यनाथ की जगह योगी आदित्यनाथ खड़े हो जाते हैं और योगी आदित्यनाथ अच्छी खासी जीत हासिल करते हैं। इसी जीत के साथ योगी आदित्यनाथ लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद बन जाते हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ की उम्र सिर्फ 26 साल थी। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सते। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवेद्यनाथ के मुकाबले बहुत कम मार्जिन से जीते थे और गोरखपुर में खुद को रेलेवेंट रखने के लिए अब योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की राजनीति को और तेज कर दिया था। अब गोरखपुर में कोई भी छोटी मोटी बात होती थी तो योगी आदित्यनाथ अपने लोगों के साथ मौके पर पहुंच जाते थे और प्रशासन को उनकी बात माननी पड़ती थी। देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां पैदा करिए क्योंकि हिंदुओं का संगठन कर सके, हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ सके, आक्रामकता के साथ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके। साल 1999 में पंचरुकिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन का विस्तार करने के लिए एक पुराने पीपल के पेड़ को काट दिया।
काटने वालों ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि ये जमीन मुस्लिम कब्रिस्तान का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही ये खबर योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है तो वो तुरंत ये ऐलान कर देते हैं कि वो सीधा पंचरुखिया गांव जाएंगे और वहीं पर दोबारा पीपल का पेड़ लगाएंगे। लेकिन जैसे ही योगी गांव पहुंचते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, उससे पहले ही पुलिस आ जाती है। उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता तलत अजीज ने गांव में पहले ही एक सभा बुला ली होती है। योगी और तलत अजीज के कारण गांव का माहौल खराब हो जाता है। योगी आदित्यनाथ का काफिला गांव से निकल ही रहा होता है कि तभी तलत अजीज की पार्टी के कुछ लोग योगी के काफिले की आखिरी गाड़ी पर पथराव कर देते हैं। जब योगी को इस बात का पता चलता है तो वो वापस लौटने लगते हैं। इस बीच माहौल इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि पहले तो दोनों तरफ से नारेबाजी होती है, फिर गोलियां चलने लगती हैं। इस गोलीबारी में तलत अजीज के सिक्योरिटी गार्ड हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश की मौत हो जाती है। मेरा जो अंगरक्षक था उस वक्त हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश यादव, 26 साल का नौजवान लड़का, वो मारा गया। हेड इंजरी, इन्होंने मुंह पर गोली लगाई, उसकी चलाई। डर कर तलत अजीज और उनके कार्यकर्ता खेतों में भाग जाते हैं और योगी आदित्यनाथ भी मौके से निकल जाते हैं। एफआईआर में योगी आदित्यनाथ को भी आरोपी बनाया जाता है और उन पर हत्या का प्रयास, दंगे करने, पूजा स्थल का अपमान और मुस्लिम कब्रिस्तान पर आक्रमण करने जैसी धाराएं लगाई जाती हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती। साल 1999 के वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। इस सरकार में गोरखपुर और पूर्वांचल के दबंग नेता हरिशंकर तिवारी और शिव प्रताप शुक्ला लखनऊ में मंत्री बनकर बैठे थे। लेकिन योगी के आने के साथ ही हरिशंकर तिवारी और शिव प्रताप शुक्ला जैसे नेताओं के दिन घटना शुरू हो चुके थे। पंचरुखिया केस में हरिशंकर तिवारी और शिव प्रताप शुक्ला ने पूरा जोर लगा दिया था कि कैसे भी योगी को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन महंत अवैधनाथ की इंटरफेरेंस की वजह से योगी आदित्यनाथ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। उस वक्त सेंटर में वाजपेयी सरकार थी, इसलिए होम मिनिस्टर LK आडवाणी और CM कल्याण सिंह ने ये मामला आपस में ही सुलझा लिया। साल 1999 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी गोरखपुर में एक बार फिर से जमुना प्रसाद निषाद को खड़ा करती है और जमुना प्रसाद निषाद योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर देते हैं। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ 7,339 वोट से ही जीत सके और योगी आदित्यनाथ की जीत का अंतर और कम हो जाता है। दूसरी तरफ साल 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हार जाती है और यूपी में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। हालांकि मायावती और बीजेपी मिलकर गठबंधन कर लेते हैं और मायावती प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बन जाती है। इन तमाम कारणों से योगी आदित्यनाथ को अपने लिए एक अलग संगठन की जरूरत महसूस होती है। इसीलिए साल 2002 में योगी ने अपना खुद का एक संगठन हिंदू युवा वाहिनी बनाया, जो बीजेपी और आरएसएस से बिल्कुल अलग था। योगी ने इसके जरिए गोरखपुर और आसपास के कई इलाकों में अपना इम्पैक्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू युवा वाहिनी में ठाकुर कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा थी, जिस वजह से लोग इसे ठाकुर युवा वाहिनी भी कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि योगी को सिर्फ अपनी ही जाति का सपोर्ट मिल रहा था, बल्कि उसे अपनी जाति के साथ साथ गोरखपुर मठ से जुड़ी हुई जातियों का भी खूब फायदा मिल रहा था। कई पिछड़ी और दलित जातियां गोरखपुर मठ से जुड़ी हुई थी, जिस वजह से वो योगी को ही वोट देते थे। इसके अलावा योगी हर दिन अपना जनता दरबार लगाते थे और इसने भी योगी आदित्यनाथ को अपनी जनता से डायरेक्ट कनेक्ट किया। योगी के दरबार की खास बात ये थी कि अगर यहाँ कोई मुसलमान भी अपनी फरियाद लेकर जाता था तो उसकी भी मदद करने की कोशिश की जाती थी। इन सब चीजों के कारण गोरखपुर और पूर्वांचल के इलाकों में योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा नाम बन जाता है। इन सब चीजों के कारण साल 2004 में जब बीजेपी पूरे देश में हार जाती है, तब भी योगी आदित्यनाथ अपनी गोरखपुर सीट जीतने में कामयाब रहते हैं। उनकी जीत का अंतर भी अब कई गुना बढ़कर 1,42,000 वोट्स हो जाता है।
ऐसे ही 2007 में गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़प हो जाती है, जिसमें एक हिंदू लड़का राजकुमार अग्रहरि घायल हो जाता है। धीरे धीरे इस मामले के खिलाफ हिंदुओं में गुस्सा और भड़कने लगता है और इसी बीच उस लड़के की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है और ये मामला और ज्यादा भड़क जाता है। 27 जनवरी 2007 को योगी आदित्यनाथ गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास एक भड़काऊ भाषण देते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग। योगी का ये भाषण इतना ज्यादा भड़काऊ था कि भाषण खत्म होने से पहले ही भीड़ सामने के एक होटल पर हमला कर देती है, जिसका मालिक एक मुसलमान था। इसके बाद गोरखपुर और आसपास के कई इलाकों में दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है, मकानों और दुकानों को आग लगा दी जाती है और करोड़ों की संपत्ति खाक हो जाती है। अगले दिन DM हरिओम के सख्त आदेश के बाद भी योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थक सबसे सेंसिटिव एरिया में मार्च करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस की गाड़ी योगी आदित्यनाथ को लेके जा रही होती है, तब योगी आदित्यनाथ के समर्थक सड़क पर लेट जाते हैं और सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में पुलिस को 8 घंटे का समय लग जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ को दी हुई सुरक्षा वापस ले लेती है और मामले को ठीक से हैंडल ना करने की वजह से CM मुलायम सिंह यादव DM और SP का ट्रांसफर कर दिया जाता है और जगमोहन सिंह यादव को गोरखपुर मंडल का DIG बनाकर भेजा जाता है और जगमोहन सिंह यादव आते ही योगी आदित्यनाथ के पर काटना शुरू कर देते हैं। DIG जगमोहन सिंह यादव गांव-गांव पुलिस भेजकर हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को उठवाने लगते हैं। उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जिस वजह से संगठन बिखरने लगता है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ 11 दिन गोरखपुर जेल में रहते हैं और 7 जनवरी को उन्हें जमानत मिल जाती है। 12 मार्च 2007 को योगी आदित्यनाथ अपनी गिरफ्तारी और सुरक्षा वापस लिए जाने के मुद्दे को लोकसभा में उठाते हैं। पहले तो वो काफी देर कुछ बोल ही नहीं पाते, फिर अचानक से रोने लगते हैं। योगी आदित्यनाथ लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से कहते हैं, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। कई बार छोटे से छोटा मामला भी हिंदू युवा वाहिनी और योगी आदित्यनाथ की एंट्री से एक बड़ा मुद्दा बन जाता था। इन सब चीजों से योगी आदित्यनाथ को आम हिंदुओं में अक्रॉस द स्टेट सपोर्ट मिलने लगता है। माना जाता है कि RSS को हिंदू युवा वाहिनी ज्यादा पसंद नहीं थी, क्योंकि RSS सिर्फ खुद को ही हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव संगठन मानता है और किसी और ऐसे संगठन को पनपने नहीं देना चाहता जिन पर RSS का कंट्रोल ना हो। इसी वजह से बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों में उतार चढ़ाव रहता है। लेकिन आगे चलकर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए झगड़े के बावजूद भी साल 2009 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी की टिकट पर लड़ते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी उनके सामने खड़े होते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सिर्फ जीतते ही नहीं बल्कि उनकी जीत का अंतर बढ़कर 2,20,000 वोट्स हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के रिश्तों में सुधार आने लगता है, क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार के बाद का दौर आता है। अब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कार्यक्रमों में आना जाना शुरू कर देते हैं और पार्टी भी उन्हें आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। उधर नेशनल लेवल फ्रंट पर अडवाणी की जगह अब नरेंद्र मोदी आ गए थे। अब मानो पूरे देश में बीजेपी की एक लहर सी उठ पड़ी। ऐसे समय में बीजेपी भी योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी छवि का फायदा उठाना चाहती थी। योगी आदित्यनाथ भी अब राजनाथ और मोदी जैसे बड़े नेताओं की तरह उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जो अपने बाकी के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार करते थे। 2014 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की 3 लाख से ज्यादा वोट से जीत होती है। 2013 से 2014 के बीच जैसे जैसे हिंदुत्व की राजनीति का राइज हो रहा था, वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ का भी नेशनल लेवल पर राइज हो रहा था। 2014 की एंड में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले बाय इलेक्शन के लिए योगी आदित्यनाथ को प्रचार प्रमुख बना दिया। इसके 2 कारण माने जाते हैं। पहला, मोदी और शाह किसी ऐसे ठाकुर नेता को आगे लाना चाहते थे जो ठाकुर समाज से आने वाले राजनाथ सिंह को कमजोर कर सके। दूसरा, बीजेपी अपने वोटर्स को ये मैसेज देना चाहती थी कि सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को छोड़ा नहीं है। इस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और इन बाय इलेक्शन के प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जमकर मुस्लिम विरोधी बयान दिए। सितंबर 2014 में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ की डेथ हो जाती है और इसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के मुख्य महंत बन जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले बयान कम होने के बजाय और बढ़ते जा रहे थे, जिस वजह से योगी आदित्यनाथ को चाहने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। साल 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए अभियान चलाया कि वो योगी आदित्यनाथ को अपना सीएम फेस घोषित करें, लेकिन ऐसा नहीं होता और बीजेपी बिना सीएम के फेस के ही चुनाव में उतर जाती है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत जाती है और समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है। बीजेपी के सपोर्टर्स में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने की मांग तेजी से उठने लगती है, लेकिन बीजेपी कुछ भी क्लियर नहीं करती। शुरुआत में मनोज सिन्हा को सीएम की रेस में सबसे आगे माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि उनका नाम ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था और उन्हें सीएम की शपथ के लिए लखनऊ भेजा जाने वाला था। लेकिन इसी बीच यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य नाराज हो जाते हैं, जो खुद सीएम बनने का सपना देख रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह के सामने अपना विरोध जताया और कहा कि विधायक दल की मीटिंग में गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से हाथ मिला लेते हैं, जो खुद सीएम बनने के लिए कंसीडर न किए जाने के कारण बीजेपी से नाराज चल रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस से संपर्क किया, जिन्होंने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। इस पूरे दबाव के बीच अमित शाह का भी मन बदलने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही सीएम पद के लिए बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव तक हिंदुत्व की राजनीति को जिंदा रखना था। 17 मार्च की शाम 6:45 पर अमित शाह योगी आदित्यनाथ को सीक्रेट कॉल करते हैं और उन्हें दिल्ली आने को कहते हैं। योगी आदित्यनाथ अगले दिन सुबह ही दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें बताया जाता है कि उन्हें लखनऊ जाकर चीफ मिनिस्टर बनना है। इस तरह योगी आदित्यनाथ देश की सबसे बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सत्ता में आने के बाद भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी और आरएसएस की नफरत से भरी राजनीति कभी खत्म नहीं हुई।